नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार आपके लिए जीनस ज्योग्राफी में आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु क्यों बदलती है, मानसून क्यों आते हैं, बारिश के होने के क्या कारण हैं, गर्मी क्यों पड़ती है, इत्यादि जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम मानसून के बारे में बात करेंगे। मौसम दिन प्रतिदिन बदलने वाला मौसम कहलाता है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं, आज गर्मी हुई, शाम तक बारिश हो गई और सुबह फिर से धूप निकल आई। तो ये एक ही दिन में दो तरह के आपको मौसम देखने को मिले, तो इसे हम मौसम कहते हैं। वहीं हम बात करते हैं मानसून की। जब एक लंबे समय तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होता तो वो मानसून कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानसून के बारे में। मानसून का शाब्दिक अर्थ मौसम की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। यानी कि जो मानसून शब्द है उसे हम अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसे मौसम कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे मानसून का फटना। अचानक कई दिनों तक लगातार वर्षा होना और फिर प्रचंड रूप धारण कर लेना मानसून विस्फोटक कहलाता है। यानी कि एक लंबे समय तक हो रही वर्षा में जिसमें तबाही आना अचानक मानसून का फटना कहलाता है। वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। जब विषुवत रेखा पर समुद्र का पानी गर्म होता है तो वह भाप बनकर ऊपर आसमान में उठने लगता है, और यही आसमान में उठने के कारण जब हवाएं चलती हैं तो वह दक्षिण भारत की ओर चलने लगती हैं, जिसके कारण मानसूनी हवाएं आने की संभावना बढ़ जाती है। और यह अक्सर जो है जून के महीने में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे मानसूनी हवाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मानसेन में होती है, जो कि भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगती है। यह मानसून पवनें जून से सितंबर के महीने में चलती हैं और यह पवनें पूरे देश भर में वर्षा करती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण दिशा में सबसे अधिक वर्षा लाती हैं, जैसे केरल, मुंबई, कर्नाटक और गोवा अत्यधिक साल भर बाढ़ में डूब जाते हैं। तो ये थी दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। यह मानसून उत्तर पूर्व से समुद्र की ओर बढ़ती हैं। पहले ये पवनें दो धाराओं में बढ़ जाती हैं, एक हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा हो जाती है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, यह पवनें अक्टूबर और नवंबर महीने में चलती हैं और यह पवनें तमिलनाडु में शीत ऋतु के दौरान ही वर्षा ला करती हैं, क्योंकि जब यह मानसून बंगाल की खाड़ी से होते हुए मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पंजाब जाती हैं और वहाँ से लौटते हुए जब दक्षिण भारत की तरफ आती हैं तो यह शीत ऋतु के दौरान में तमिलनाडु में वर्षा करती है। ठीक है, तो ये एक कारण भी क्वेश्चन बन जाता है कि तमिलनाडु में किस ऋतु में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर शीत ऋतु में आपको तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे भारत में वर्षा के अनुसार भारत की ऋतुओं में बदलाव। जैसे हम बात करते हैं शीत ऋतु, तो यह मध्य नवंबर से लेकर और फरवरी के महीने तक चालू हो रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु जो होती है हमारी, वो मार्च से शुरू होकर और मई तक होती है। उसके बाद वर्षा ऋतु जो होती है जून से लेकर और सितंबर के महीने में चलती है और लौटते हुए मानसून की ऋतु
जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आ जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको तमिलनाडु में आपको वर्षा देखने को मिलती है। तो ये थी भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं से होते हुए जब ये दो भागों में बढ़ जाती हैं और वहाँ से जब लौट के आती हैं तो तमिलनाडु में आपको वर्षा देखने को मिलती है। और इसी के अनुसार भारत की वर्षाओं में बदलाव आता है और इसी के अनुसार जो है वहाँ पर लोग खेती करना अत्यधिक पसंद करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वह फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में उसे काट लिया जाता है, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु के आरंभ में, यानी कि आप समझ रहे हो कि वर्षा जिस खेती को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हम बात करते हैं चावल की, तो चावल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु के आने से पहले बोया जाता है और गर्मियाँ आने से पहले इसको काट लिया जाता है। ऐसी फसलों को हम उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, तो जिसको पानी की आवश्यकता है उसे हम चावल की खेती कहते हैं और उसे ही खरीफ फसल की खेती में गिना जाता है। वह फसल जो शीत ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, ऐसी फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। यानी कि वह फसल जिसको पकने के लिए ओस या ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, कुछ इस प्रकार की खेती की जाती है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो गेहूँ और दलहन को सबसे ज़्यादा, और इसमें एक आलू की खेती भी हो जाती है जो कि सर्दियों के मौसम में बोई जाती है ताकि इनको अच्छे से ओस मिल सके और ये पक सकें। अब हम बात करेंगे किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले उसके मुख्य कारण के बारे में। तो पहला आता है हमारा अक्षांश रेखा, कि वह देश कितने अक्षांश डिग्री पर स्थित है, उसका भौगोलिक प्रक्रिया क्या है। दूसरा आता है ऊंचाई, यानी कि वह देश कितनी हाइट पर या कितनी ऊंचाई पर स्थित है, इससे हम उस देश की स्थिति का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तीसरा नंबर पर आता है वायुदाब, यानी कि ऊंचाई के साथ वायुदाब बढ़ता है। जैसे जैसे देश ऊंचाई पर स्थित होगा वैसे वैसे उसका वायुदाब का प्रसार भी और बढ़ता जाएगा। चौथे नंबर पर आता है समुद्र से दूरी, यानी कि जैसे तटीय क्षेत्र से स्थित है या उससे दूर स्थित है। तो जैसे हम बात करते हैं स्थल समीर और समुद्र समीर भी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पाँचवें नंबर पर आता है उच्चावच, यानी किसी भी देश का वो भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, छठे नंबर पर आता है हमारा महासागरीय धारा, महासागरों के अंदर बहने वाली उष्ण या शीतल नदियों की धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। अब हम बात करेंगे एल नीनो। एल नीनो एक गर्म जल धारा है, यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की सीधी धारा को स्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है, जिसे एल नीनो कहता है। और एल नीनो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एल नीनो किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंस करके इसको समझ लेना। अब हम जानेंगे सारांश के बारे में। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं भारत की जलवायु में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे अधिक, अगर हम स्थान की बात करें तो राजस्थान का चूरू इलाका सबसे अधिक गर्म इलाका पाया जाता है, जिसमें कि दैनीय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिलता है। वहीं हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का तवांग जो जिला होता है, वहाँ का दैनिक तापमान आपको 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम ठंडे प्रदेशों की बात करें तो कश्मीर में स्थित द्रास क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र माना जाता है, इसे हम सफ़ेद रेगिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर देखें हम तो जानेंगे कि विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मानसेराम में होती है और यहाँ पर नागा मिजो पहाड़ी स्थित है, जो कि कीप के आकार की आकृतियों में पहाड़ बने हुए हैं। वहीं आपको दक्षिण भारत में साल भर समान मौसम देखने को मिलता है। मुख्य तथ्य की अगर हम बात करें, भारत में आपको अनुकूल जलवायु देखने को मिलती है। यही जलवायु पर्यटकों को आकर्षित बनाती है और ज़्यादा लुभावना बनाती है
ताकि लोग जो है भारत में घूमने को आए, ताकि विदेशी लोगों का झुकाव भारत की ओर रहे। अगर हम देखें तो 2050 तक उत्तरी जकार्ता का 90% हिस्सा डूब जाएगा। बीते 10 सालों में उत्तरी जकार्ता 2.5 मीटर तक डूब चुका है और 1.5 सेंटीमीटर की औसत दर लगातार डूब रहा है। जकार्ता के डूबने की दर दुनिया में तमाम तटीय शहरों के डूबने की दर से दोगुना हो गया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं और समुद्र में जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे अंडमान निकोबार और मालदीव जैसे तटीय प्रदेश डूबने की खतरा और तेजी से बढ़ने लगा है। इसी कारण जल्द आ सकती है तबाही, क्योंकि वैश्विक तापवृद्धि तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण से समुद्री द्वीपों डूबने का खतरा और तेजी से बढ़ने भी लगा है। मौसम के अनुसार जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे उस देश की जलवायु में परिवर्तन भी आ गया है और वहाँ पर गर्मी भी तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और मेरे द्वारा बताए गए आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो को लाऊं और आपके लाइक्स और सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशनल भी मिलता है।